ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का काउंटडाउन शुरू। टीआरएफ का वार, आर्मी करेगी भीषण प्रहार। टीआरएफ का नया आतंक, मुनीर पर कलंक। सेना करेगी हिसाब, स्ट्राइक फिर एक बार। सेना ने खाई कसम, आतंकी होंगे खत्म। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। कश्मीर, जहां आतंकवाद की कमर टूटने के दावे बार बार किए जाते हैं, वहीं आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हमला कर देश को चुनौती देने की कोशिश की। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात एक हेड कांस्टेबल को निशाना बनाया गया और उनकी शहादत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा मानती हैं। सवाल सिर्फ एक जवान की शहादत का नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी आतंकियों के जरिए घाटी का माहौल बिगाड़ने की नई साजिश रच रहा है? क्या अमरनाथ यात्रा को डराने और भारत के सुरक्षा तंत्र को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है? आखिर कब तक आतंकी कायराना हरकतें जारी रहेंगी? क्या अब आतंक के खिलाफ निर्णायक और भी कठोर कार्रवाई का वक्त आ गया है? क्या टीआरएफ जैसे संगठनों की कमर पूरी तरह तोड़ने के लिए नई रणनीति की जरूरत है और पाकिस्तान को उसके प्रॉक्सी आतंकवाद की कीमत कब और कैसे चुकानी पड़ेगी? देश जानना चाहता है। शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आतंक के हर देश को उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। सबसे पहले आज हुए आतंकवादी हमले की, जो अनंतनाग में हुआ, उसकी 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज दोपहर 12:30 बजे यह हमला हुआ। वहां पर स्पेशल ग्रुप के जवान खड़े थे, तभी आतंकवादी आता है और ये लोन वुल्फ अटैक की कैटेगरी का अटैक माना जा रहा है। सीसीटीवी जो पहला आप देखिए, आतंकवादी आपको बंदूक लेकर भागता दिखाई देगा, AK-47 उसके हाथ में थी। दूसरी तस्वीर देखिए, वहां पर कमांडो एसओजी का खड़ा था और जैसे ही वो खड़ा होता है उससे गोली लगती है, वो गिर जाता है। और तीसरी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जिस दुकान में ये फायरिंग हुई वहां 2 लोग बाहर खड़े थे, वो अंदर भागते हैं। ये बहुत एक तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एक आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान को गोली मारी। हेड कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हुए। अस्पताल ले जाते वक्त वो रास्ते में शहीद हो गए। ये घटना रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद यह पहला आतंकवादी हमला। हालांकि अनंतनाग, शोपियां, गांदरबल, पुलवामा, ये जो इलाके हैं बहुत सेंसिटिव हैं और यहाँ हर वक्त आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं दर्शकों। लेकिन ये 3 तस्वीरें गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वही आतंकवादी है जो पहली तस्वीर में आपको बंदूक लेकर, अपनी AK-47 लेकर भागता दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में कमांडो वहां पर खड़ा, उसे गोली लगती है, वो गिर जाता है। और तीसरी तस्वीर उस दुकान के ठीक बाहर की है जहां पर लोग खड़े थे और जब गोली चलती है तो वो बाहर भागते हैं। जी हाँ, देश का सवाल अब ले लेते हैं दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के बीच आतंकी हमला कैसे हुआ? बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या टीआरएफ के जरिए पाक फिर से आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है? सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, क्या यह हमला अमरनाथ यात्रा को डराने और बाधित करने की साजिश है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या अब आतंकियों के खिलाफ और बड़े सैन्य ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई है? और सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर का जवाब अब और आक्रामक होकर देना होगा? जी हां दर्शकों, ये आपको सवाल जो हमने पूछे आपसे, उन सवालों के मैं जवाब दूंगा, लेकिन पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा अनंतनाग में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके अपडेट्स क्या हैं। 1-1 मिनट का अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा ग्राफिक्स के जरिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है दर्शकों कुछ ही वक्त में। ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर विषय है और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। एक बार फिर से घाटी को दहलाने और यहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, दोपहर करीब 12:30 बजे यह हमला होता है, जब बाजार में चहल पहल थी, बहुत भीड़ थी, लोग खरीदारी के लिए निकले हुए थे। जी हां, अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। देखिए, आतंकियों ने 2 जवानों को गोली मारी। जी हां, 2 जवानों को गोली मारी, जिसमें से दोनों जवान जख्मी हुए, लेकिन एक जवान को जो जख्म थे वो ज्यादा थे, गोलियां ज्यादा लगी। जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे।
जब यह आतंकवादी हमला हुआ। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अपडेट नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूं। आतंकियों ने अचानक हमला किया, एक तरह से लोन वुल्फ अटैक था। आतंकवादी ने हमला किया और वो फटाफट वहां से भाग निकला। जी हां, दोनों तरफ से कार्रवाई हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब रहा। अपडेट नंबर 5, हमले में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए, बुरी तरह जख्मी हुए। उनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंच पाते, रास्ते में उनकी जान चली गई। अपडेट नंबर 6, एक जवान बुरी तरह जख्मी हुआ है, अभी भी वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और उससे गंभीर चोटें आई हैं, उसका इलाज चल रहा है। अपडेट नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी दी है। ये लश्कर ए तैयबा का एक तरफ से प्रॉक्सी कह लीजिए या लश्कर ए तैयबा का ग्राउंड ऑपरेशनल एक ये विंग है जो वहां पर आतंकवादियों को पैसा, हथियार, खाना और रहने की जगह मुहैया कराती है। TRF लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है जिसने पुलवामा में भी जिम्मेदारी ली थी हमले की। और देखिए एक बार फिर से इस वक्त बाबा बर्फानी के दर्शन चल रहे हैं, हजारों लोग इस वक्त घाटी में हैं। बालटाल और पहलगाम के जरिए वो बाबा बर्फानी तक पहुंचते हैं और उससे पहले देखिए इतना बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आतंकवादी जो हमला हुआ वो कहां हुआ, ये मैप के जरिए मैं आपको बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एक विस्तृत मैप भी लेकर आया हूं दर्शकों, वो भी मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर का नक्शा आपके स्क्रीन पर है। हमला यहां पर हुआ है अनंतनाग में। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, शोपियां, कुलगाम, ये तमाम जो इलाके आप देख रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। यहाँ पर हर वक्त आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। लेकिन आज सुबह दोपहर में 12:30 बजे जो हमला हुआ वो हुआ अनंतनाग के लाल चौक पे, जहां पर गोली लगने से हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन वहां पर शहीद हुए हैं दर्शकों। और ये पूरा इलाका बहुत सेंसिटिव है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स में मैं आपको बताऊंगा कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, अब तक सेना ने उनके खिलाफ कौन कौन से टेरर ऑपरेशन चला रखे हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सेना लगातार वैली में ऑपरेशन चला रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, आतंकियों का इनकाउंटर वो कर रही है। लेकिन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार किस तरीके से अब अलग अलग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में सेना की टुकड़ियां ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है दर्शकों। पहला ऑपरेशन 1 है, ऑपरेशन रक्षक। जी हां, ऑपरेशन रक्षक सेना चला रही है। इसके अलावा ऑपरेशन 2 जो काउंटर इंसर्जेंसी को लेकर भी लगातार सेना वहां पर ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन शिवा। जी हां, ऑपरेशन शिवा भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नंबर 4 राजौरी पुंछ में ये चल रहा है, राजौरी पुंछ कॉम्बिंग ऑपरेशन। यहां भी सेना लगातार आतंकियों का शिकार कर रही है, उन्हें ढूंढ रही है, उनका इनकाउंटर कर रही है। ऑपरेशन नंबर 5 LOC एंट्री इन्फिल्ट्रेशन, यानी LOC से जो दाखिल होने वाले आतंकवादी हैं उनको मार गिराने के लिए भी सेना इस तरह के खास तरह के ऑपरेशन चला रही है। जी हां, अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो आतंकियों से प्रभावित है। वो कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वो पूरा मैप मैं लेकर आया हूं जम्मू कश्मीर का। जम्मू के भी अलग अलग इलाके आपको दिखाने जा रहा हूं मैप में। जी हां, ये देखिए, ये पूरा इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं जम्मू और कश्मीर का। किश्तवाड़, डोडा, कुलगाम, जी हां, कठुआ, शोपियां, राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा। इस मैप में देखिए इतने इलाकों में सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है, सेना लगातार वहां पर कॉम्बिंग कर रही है। और इस वजह से सेना के अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और सेना लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी का ऑपरेशन चला रही है। अनंतनाग का इलाका है जहां पर आज हमला हुआ दोपहर में 12:30 बजे। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग में एक बड़े आतंकी हमले के बाद अभी तक कितने बड़े आतंकी हमले हुए अनंतनाग में, उस बारे में भी आपको जानकारी देना मैं चाहूंगा। जी हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स भी हैं। हमला पहला जो हुआ था तारीख 22 अप्रैल 2025 को, यह हमला अनंतनाग में हुआ था। जितने बड़े हमले हुए हैं उसकी बता रहा हूं। और ये इलाका था पहलगाम की बैसरन घाटी जहां पर आतंकवादी हमला हुआ। जी हाँ, दूसरा आतंकवादी हमला कहां पर हुआ उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो आतंकवादी हमला है वो ग्राफिक्स भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा आतंकवादी हमला हुआ, वो तारीख थी 13 सितंबर। हमला नंबर जो 2 था वो 13 सितंबर को हुआ और इलाका था गडोल इलाके में ये हमला हुआ। और वहां पर भी बड़े पैमाने पर कुछ लोग मारे गए, सेना के जवान शहीद हुए, सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा और इसके अलावा आतंकवादी भी वहां पर मारे गए। जी हाँ, हमला नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। तारीख 10 जुलाई 2017 थी। इलाका था अमरनाथ यात्रा का। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा पर भी आतंकी हमला हुआ।
वहां पर कोई जवान शहीद नहीं हुआ, लेकिन वहां पर एक जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया। जी हां, इसके अलावा देखिए अगला जो इलाका था वो अमरनाथ यात्रा का था, यहां पर हमला हुआ और इसके बाद अभी तक कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन अब आज दोपहर 12:30 बजे जो हमला हुआ है वो अनंतनाग के लाल चौक पर हुआ है, जहां पर हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं। एक खास पैनल मेरे साथ दर्शकों जुड़ रहा है, उनके जरिए हम आज की डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, स्वागत कीजिए कर्नल संजीत सिरोही साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनके सूद साहब मेरे साथ हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जैन साहब मेरे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के, सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। इरशाद अहमद खान लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आशिक मीर मेरे सहयोगी अनंतनाग पहुंचे हैं और अनंतनाग से वो लगातार रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आशिक मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सुबह से निकले हुए हैं और मैं ये जानना चाह रहा हूं फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है, इलाके में सर्च ऑपरेशन की क्या स्थिति है और क्या इस बारे में दरियाफ्त मिल पाई है कि आतंकवादी कहां गया? देखिए अमित, बिल्कुल इस वक्त हम दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के उसी लाल चौक के पास है, जहां पर यह घटना जो है आज 12:30 बजे दोपहर के घटी। और इस वक्त की तस्वीर जो है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि लगातार यहां पर सुरक्षा एजेंसीज की टीम्स जो है वो पहरेदारी कर रही है। दुकानें इस वक्त बंद है क्योंकि अफरा तफरी का माहौल जो है इस वक्त अनंतनाग में मचा हुआ है और लगातार इसी तरह की कोशिश जो है यहाँ पर आतंकियों के द्वारा की जा रही है। यहाँ से मेरे वीजी फिरोज आपको दिखाएंगे, बिल्कुल ये वही घटना स्थल है जहां पर आतंकी जो है AK-47 राइफल हाथ में लिए जो है पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन पर गोलियां चलाता है। और बिल्कुल यहां पर जितनी भी जम्मू कश्मीर पुलिस की हाई रैंक ऑफिशियल्स है वो इस घटना स्थल पर पहुंच गए हैं, जो कि जांच कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल इस एरिया के जितने भी CCTVs है उनको जो है उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार आतंकी किस दिशा की तरफ बढ़ गया है। और हाथ में इसके AK-47 राइफल थी, जो कि इसने एक पॉलिथीन में छुपा के रखी थी और बिल्कुल इसी जगह पर जब वो फायरिंग करता हुआ नजर आया तो उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना और दुकानें अभी भी बंद है। सुरक्षा बल के जो जवान है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो या इंडियन आर्मी हो, तमाम तर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है इस वक्त इस घटना स्थल पर मौजूद है, जो कि जांच कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस अनंतनाग में इस जवान की रिटलिंग सेरेमनी भी होगी। और बिल्कुल यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कई सारे सुरक्षा कर्मी जो है इस वक्त भी यहाँ पर अलर्ट मूड पर है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बिजी रूट माना जाता है। यहाँ पर इस तरह का अटैक होना काफी ज्यादा सवाल जो है सुरक्षा एजेंसीज पर भी खड़े करता है, क्योंकि इस तरह के अटैक्स जो है TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि लश्कर का एक ऑफशूट ग्रुप है, उसकी तरफ से किया गया। हालांकि अगर हम इससे पहले की बात करें, जब पहलगाम अनंतनाग में बैसरन में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था तो उस वक्त भी भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना गया था और इसी सेम पैटर्न को अपनाते हुए इस अटैक को अंजाम दिया गया। हालांकि अगर आज के डेट की बात करें तो काफी ज्यादा रिफॉर्म जो है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज ने किया है। उस अटैक के बाद CCTV सर्वेलेंस बढ़ा दिए गए हैं और इस वक्त जो अमरनाथ यात्रा चल रही है और उस यात्रा के बीच पहले ही सुरक्षा एजेंसीज को यह अंदेशा था कि पाकिस्तान में बैठे जितने भी आतंकी संगठन है वो किसी बड़े अटैक की प्लानिंग कर रही है और उसी प्लानिंग के तहत जो है आज का यह अटैक किया गया। ठीक है अमित, आशिक आप प्लीज मेरे साथ रहिएगा। दर्शकों और पैनल भी मैं कह रहा हूं सर, ये मेरे सहयोगी आशिक मीर हैं, ये सुबह से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर ये आतंकवादी घटना हुई है, हमला हुआ है, जहां पर एक हेड कांस्टेबल साहब शहीद हुए हैं। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल संजीत, इट्स वेरी बहुत दुखद है और जब सुबह ये घटना हमने सुनी तो बहुत तकलीफ हुई कि हमारा एक जवान शहीद हो गया, लेकिन वैली में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद ये आतंकवादी हमला हुआ है अनंतनाग, शोपियां, गांदरबल, वैसे बहुत सेंसिटिव इलाका है सर। TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है, इस हमले को किस तरह से आप देखते हैं, आप कैसे रीड करते हैं इसको सर? अमित जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और एक खास मुद्दे और बड़े संवेदनशील मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए ये बड़ी दुर्घटना, बड़ी जो ये दुखद दुर्घटना है और हमारा जवान जो शहीद हुआ है वो पूरे देश के लिए बहुत शोक की बात है और माय सिंसियर कंडोलेंस टू द फैमिली। देखिए ये जो है कोई नई चीज नहीं है कश्मीर के लिए। ये हमेशा जब भी अमरनाथ यात्रा निकलती है
तो उस समय इस तरह का टेररिज्म का माहौल बनाया जाता है ताकि जो यात्री है अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं उनको डराया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रेशर में यह किया जाए और उसके बाद जो है एक तरह की दहशत उस इलाके में फैलाई जाए। पहलगांव के बाद उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफी एक साल से तकरीबन कश्मीर में शांति थी, थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन बिड होती थी बॉर्डर के ऊपर। वो बैड ग्रुप के जो इनकी पाकिस्तान आर्मी के जो ग्रुप्स हैं वो कोशिश करते हैं फायरिंग करके लोगों को इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन फिर भी जो है कंपैरेटिवली काफी शांति रही है। लेकिन जिस तरीके से हालात जो पाकिस्तान में बदल रहे थे और हम देख रहे थे कि किस तरीके से बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में और पीओजेके में किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो ये तो इस चीज का तो अंदेशा सिक्योरिटी एजेंसीज को था कि कुछ ना कुछ जो है ये वैली में या जम्मू में कुछ ना कुछ तो आतंकी हमला होने वाला, और बड़े आतंकी हमले की जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि ये बड़ा कोई आतंकी हमला होने वाला है। लेकिन ये है कि चलो ये एक जवान शहीद हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एंड होपफुली जो है जो टेररिस्ट है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो उन्होंने एक हमारे पुलिस ऑफिसर के साथ किया है। लेकिन इसके लिए जो है ये एक रेड सिग्नल है जो कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को अब जो है थोड़ा और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरे को कोई दो राय नहीं है, ना मेरे को कोई शक है कि हमारी ये कोई जो है हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। लापरवाही बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इनिशिएटिव आप देखेंगे तो हमेशा टेररिस्ट के पास होता है। वो जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकता है, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती। अगर बड़ा ग्रुप है टेररिस्ट का तो उसकी इंफॉर्मेशन तो इंटेलिजेंस एजेंसी को लग जाती है कि वो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, उनको ट्रैक करना भी आसान है। लेकिन मोटरसाइकिल पे आए कोई एक इंसान और आके जो है अंधाधुंध फायरिंग करे और उसके बाद जो है वो जवान शहीद हो जाए, तो ये एक अलग आइसोलेटेड केस तो नहीं मैं मानूंगा इसको। लेकिन फिर भी जो है ये एक थोड़ा हमको सतर्क रहने की जरूरत है, और आने वाले समय में हमको ये इस चीज के लिए सतर्क रहना है कि कोई बड़ा हमला भी अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हालात जो है पाकिस्तान में चल रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये कुछ नहीं है, ये एक प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा का। ये 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था उस समय इसकी जो है जन्म हुआ था, और इसको जो है इसलिए प्रोजेक्ट किया गया कि ये लोकल जो है वहां पे जो है लोकल लोगों का ये जो है एक तरीका है भारत सरकार या भारत के साथ लड़ाई करने का, तो इनको एक लोकल टेररिस्ट ऑफिसर के दे दिया। राइट सर, पॉइंट टेकन। एनके सूद साहब के पास जा रहा हूँ। सर, आपने तो बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए हैं और बहुत सारे आपने सेना के साथ भी मिलकर काम किया है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जैसे कि आप 140 करोड़ आबादी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते, क्रिमिनल्स को हर वक्त आप वॉच नहीं कर सकते, आपको नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते कि क्रिमिनल और क्राइम कहां पर होने जा रहा है। लेकिन सर अनंतनाग, सोपिया, गांदरबल, उरी ये बड़े सेंसिटिव इलाके हैं। यहाँ पर सर आतंकवादी बिल्कुल बाजार में आता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है उसने। अगर आप सीसीटीवी देखेंगे सूद सर तो बिल्कुल जवान खड़ा था पोजीशन लेके दुकान के बाहर, उसके राइट विंग की तरफ आता है, उसके रिब्स में गोली मारता है, वो गोली उनके लिवर में लगती है, रिब्स में लगती है, चेस्ट को डैमेज करती है, उसके बाद वो भागता है। इंटेलिजेंस फेलियर का मामला तो मैं इसको नहीं मार रहा हूँ, लेकिन कहाँ चूक हो रही है सर हम लोगों से, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, जवान हमारे लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से ये मशरूम्स की तरह, कुकुरमुत्तों की तरह निकल आते हैं टेररिस्ट। देखिए एक्चुअली पाकिस्तान जो है वो इसी चीज काम में लगा हुआ है। पाकिस्तान की जो एक नेशनल पॉलिसी है वो है टेररिज्म की पॉलिसी, और इसी के ऊपर इंडिया को टारगेट करता है। पाकिस्तान अपने देश के अंदर कुछ नहीं देखता कि मैं अपने देश को कैसे ठीक करूं, बल्कि वो इंडिया की तरफ देखता है। अब देखिए अमरनाथ यात्रा से पाकिस्तान को क्या लेना, क्या प्रॉब्लम है उसको? प्रॉब्लम उसको हिंदुस्तान से है, प्रॉब्लम हमारे टेम्पल से है, प्रॉब्लम हमारे मंदिरों से है, और इसलिए उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। 1965 के बाद में भी उन्होंने सोमनाथ पे अटैक किया था। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान तो सुधरेगा, ये तो आप मान जाइए। मैं 38 साल मैंने जॉब किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैंने देखा कि पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, हमने बहुत से केसेस ऐसे देखे जिसके अंदर हमने उनके टेरर अटैक को रोका या रुकवाया। लेकिन आज जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट यहाँ काम कर रही है, जिस तरीके से हमारी सेना काम कर रही है, जिस तरीके से हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, एक मैं इसको कहूँगा स्ट्रेट इंसिडेंट मानूंगा। ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं किया गया, और एक ऐसा है कि एक मौका ढूंढ करके अटैक करते हैं। नेचुरली बात है कि यहाँ पे बाजार का एरिया, यहाँ पे लोग सिविलियन उसमें घूमते भी होंगे, बहुत से टेररिस्ट घूमते होंगे, उनके सिंपथाइजर घूमते होंगे, और इन्होंने मौका देख करके एक
हमारे जो जवान है उसका मर्डर कर दिया, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो लिया जाएगा। और ये मैं देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ था उससे पहले मैं वहां पहलगाम में गया था 1 साल पहले, और मैंने सारा का एरिया को छानबीन की थी, वहां पे देखा भी था, मैं पर्सनल विजिट थी जबकि मेरी। तो एक था कि जब भी टेररिस्ट आएगा उसको एक मौका तो मिलता है, क्योंकि आप देखिए ये सामने से अटैक करते नहीं है, पीछे से अटैक करते हैं, और हमारी जो फोर्सेस खड़ी होती है, जवान खड़े होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, बड़े तरीके से काम कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस भी काम कर रही होती है, लेकिन चूक कहीं ना कहीं हो ही जाती है। नेचुरली बात है, हर एक चीज को तो आप पकड़ नहीं सकते। और लेकिन ये अटैक जो पाकिस्तान ने किया है या पाकिस्तान की आईएसआई ने किया है, और ये पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ने किया है, ये एक्चुअली जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उस टाइम पे इनके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जितने भी टेरर कैंप थे उनको छोटे छोटे कैंप से 72 टेरर कैंप उन्होंने शिफ्ट कर दिए थे, तो टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। आप देखिए रोज पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आती है कि हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान के हाथ काट देंगे, हिंदुस्तान की सांसें बंद कर देंगे। तो ये जो लोग, जो उनके पॉलिटिशियन या उनके आर्मी के लोग जो एनकरेजमेंट करते हैं टेररिज्म को, उसकी वजह से अटैक होते हैं। पाकिस्तान ये नहीं देखता कि उनके जो लोगों की सांसें बंद हो रही हैं इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, और आज इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, जिसके इम्पैक्ट पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे अगले कुछ महीनों सालों के अंदर। लेकिन आज पीओके के अंदर हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और ये पाकिस्तान की जो नेगेटिव पॉलिसी है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, और हम इसी की वेट करेंगे कि ये टेररिस्ट पकड़ा जाए। जब भी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसके बाद 5-7 जो दूसरे केस होते हैं वो आगे नहीं होते। तो आज हमारी जिस तरीके से सुरक्षा के ऊपर इससे पे प्रेशर डाला जा रहा है, एजेंसी पे प्रेशर डाला, बदला पाकिस्तान से दिया जाएगा, लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है। ठीक है अरविंद सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इरशाद भाई भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लबास के बड़े नेता हैं पाकिस्तान में। इरशाद भाई, लश्कर-ए-तैयबा क्या है, मुझे आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने लश्कर-ए-तैयबा को बैन कर रखा है, और लश्कर-ए-तैयबा के जो बड़े पिताजी हैं वो पाकिस्तान में बहुत आनंद से खुलेआम घूम रहे हैं। ये जो हरकतें आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान में पूरी रसद, खाना पानी, फ्यूल मुहैया कराया जा रहा है, पाकिस्तान इस पर लगाम क्यों नहीं लगाता? FATF में आप ग्रे लिस्ट में चले गए हैं, FATF में प्रॉब्लम हो रही है, वर्ल्ड बैंक आपको फ़ंड देने से मना कर रहा है, इसके अलावा बहुत सारी और एजेंसी जो आपको पहले मदद किया करती थी, इकॉनमी हालत आपकी ठीक नहीं है, फ्यूल आपके यहाँ आटे से ज़्यादा महंगा हो गया है, बहुत सारी मुश्किलात, POK में रकस चल रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान पर स्ट्रेस है, बलूचिस्तान वाले वहाँ पर जो तालिबानी लड़ाके हैं और जो बलूची लड़ाके हैं वो सेना पर हमला लगातार कर रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स है इंटरनल, उस पर फोकस क्यों नहीं है पाकिस्तान का? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो अर्ज करूंगा कि कब तक आप ये जो मकबूजा कश्मीर की चूरन चटनी वाला, दहशतगर्दी वाला चलाते रहेंगे? ये जो कुछ करते हैं आप ये देखिए कि आपको हिंदुस्तान में मोदी सरकार के होते हुए किसी आतंक की जरूरत है? आतंक का दूसरा नाम मैं आज कहूंगा, आतंक का दूसरा नाम मोदी सरकार। कि देखिए काकरोच पार्टी है, बच्चे हैं, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे, बच्चियां, खवातीन, मर्द हजरात हिंदुस्तान की सड़कों पर, दिल्ली में जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, मैं ये समझता हूं कि देखिए राहुल गांधी के परदादा ने, दादी ने, वालिद वजीर आजम रहे, 3 लोग उनकी पुश्तें वजीर आजम रही, उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है, दोनों बहन भाइयों को। क्या इससे बड़ा आतंक कोई कर सकता है? आप सिर्फ एक चूरन चटनी बेचते हैं मकबूजा कश्मीर की, वहाँ एक खुद से किसी बंदे को मरवा के लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि जो ये लोग सड़कों पे हिंदुस्तान में निकले हुए, इनका ध्यान बटाने के लिए। अभी आप देखिए, आपने आप भी दहशतगर्दी कर दी, कल के पानी छोड़ दिया हमारे मुल्क में, कोई बात नहीं, हम अलर्ट हैं, हमारी एजेंसियां अलर्ट हैं, हमारे इदारे अलर्ट हैं। दूसरा, आपने ये एक बंदे को मरवा करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि लोगों का ध्यान इधर आ। अरे लश्कर-ए-तैयबा हमारा थोड़ी है इरशाद भाई, लश्कर-ए-तैयबा हमारा थोड़ी है, TRF हमारा थोड़ी है, हिजबुल मुजाहिदीन हमारा थोड़ी है। देखें ये जो बंदा आपका मरा है, इसका लश्कर-ए-तैयबा से या पाकिस्तान से या ISI से या मेरे मुल्क से या मेरी फौज से लेना देना है? आप लोग तहकीक के बगैर इल्जाम लगाते हैं, आप कभी ये सोचते नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक सिपाही को मारने मेरी एजेंसी के लोग आएंगे, मेरी एजेंसी ISI के लोग फ्रंट से आके वार करेंगे, जब भी करेंगे। ये जोक ऑफ द डे है आपकी तरह। इरशाद अहमद खान, इट्स अ जोक ऑफ द डे। ISI सामने से इतनी हैसियत नहीं है कि भारतीय सेना के सामने आकर लड़ सके, प्रॉक्सी वार करते हैं आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि आतंक का दूसरा नाम मोदी सरकार। आप अपने मुल्क को संभालिए। मोदी सरकार नहीं, जो सड़कों पर बेतरतीबी करेगा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जो पार्लियामेंट को उखाड़ने की बात करेगा, उसकी ऐसे ही
सेवा और खातिरदारी भारत सरकार करेगी। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहां पर सड़कों पर उतरकर मनमानी की जाए। ये डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलता है। हमारे यहाँ भेड़ बकरियों की तरह लोग सड़कों पर आंदोलन करने नहीं जाते हैं, और जो जाता है उसकी सेवा भी की जाती है। और राहुल गांधी पे इतनी दया आ रही है तो क्यों नहीं पाकिस्तान की नागरिकता उनको दे देते हैं? आप बुला लीजिए अपने पास, इतनी मोहब्बत राहुल गांधी से है तो बुला लीजिए। आपको मैं बताऊं मैंने उनके परदादा से शुरू किया कि वो मुल्क उनका है, वो हिंदुस्तान के मालिक हैं वो लोग। जी नहीं, हिंदुस्तान किसी की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान किसी नेहरू, गांधी, मोदी, ये किसी का नहीं है। हिंदुस्तान यहाँ के नागरिकों का है। आप मुझे बोलने आपके यहाँ देश के मालिक होते होंगे, हमारे यहाँ कोई देश का मालिक नहीं होता अरशद भाई। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल बोले, लेकिन कम से कम आतंकवाद पे बात हो रही है। आप हमारे इंटरनल मसलों पर क्यों बोल रहे हैं? आपसे क्या मतलब है पाकिस्तान भारत में सड़कों पर कौन घूमता है? आपसे इससे क्या मतलब है? आपको जिस विषय में सवाल किया गया वो बताइए। देखिए मैंने तो विषय में सवाल का जवाब दे रहा हूं। और राहुल गांधी से इतना प्रेम है तो उनको दीजिए अपने यहाँ की नागरिकता। बुला लीजिए बहन भाई, दोनों लोगों को बुला लीजिए। इतनी मोहब्बत छलक रही है तो। दरमियान में इतनी बड़ी तकरीर नहीं की जितना मेरे दरमियान में आपने वायलेंस किया। लेकिन बात यह है कि मैंने तो शुरू ही मकबूजा कश्मीर से किया कि वहां कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके आप बंदे मरवा करके इल्जाम पाकिस्तान पे लगा करके हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान बटाते हैं। मैंने तो ये कहा, मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान का ख्याल कीजिए, हिंदुस्तान के लोगों का ख्याल कीजिए। अभी आप देखिए, मैं ये देख ये रहा हूं कि काकरोच पार्टी के साथ अभी सिख पार्टी भी निकलेगी, अभी मुस्लिम भी निकलेंगे, अभी पूरा हिंदुस्तान बाहर निकलेगा। क्योंकि वो आजादी चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश के लोगों ने आजादी हासिल की आपकी नानी अम्मा हसीना शेख से, इसी तरह आपके नाना अबू मोदी से। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी। हिस्ट्री थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी, हमसे नहीं। वो दोबारा वापस आ गए। वो एक आप लोगों ने हमारे खिलाफ एक दहशतगर्दी की थी, हमें अलहदा किया था। वो वापस हमारे साथ मिल गए हैं, हमारे साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट भी हैं, हमारे साथ पढ़ने लिखने भी आ रहे हैं, हमारे साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। वापस मेरे भाई बंगाली वापस आ गए हैं। आप अपने हिंदुस्तान के लोगों की खैर मनाइए, अपनी हुकूमत की खैर मनाइए, उन्हें रिलीफ दीजिए। जो हिंदुस्तान के लोग, जो हिंदुस्तान की जनता इस वक्त आपसे मांग रही है, उनको आजाद कीजिए। उनको मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की तरह बंदी ना बनाइए। वो हिंदुस्तानी है, वो अपनी आजादी ले लेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं जमहूरी मुल्क है, दूसरी तरफ सड़कों पे लिटा करके अपनी जनता को मार रहे हैं, अपने बच्चे बच्चियों को मार रहे हैं। हमारे यहाँ आप राहुल गांधी की दंगे फसाद करने वाले किसी के बच्चे बच्ची नहीं होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बेतरतीब करने वाला कोई किसी का बच्चा बच्ची नहीं होता है। आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पुलिस आपकी सेहत और आपकी बातों का ख्याल रखेगी। चलिए ठीक है, आप उस मसले पे बात नहीं करना चाहते, मैं समझ गया। अरविंद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह की इंसर्जेंसी, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये आतंकवादी संगठन, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में अपना अच्छा दिन गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तानी सेना, वहाँ की पॉलिटिकल रेजीम उनको फंड करती है और दहशतगर्दी फैलाने के लिए उनको प्रोत्साहन देती है भारत में। आज जो घटना घटी है, इरशाद भाई मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए पाकिस्तान को। अरविंद सर, देखिए, मैं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। मेरा साफ मानना है कि ये टेररिस्ट क्राइम है और उसको उसी दृष्टिकोण से डील किया जा रहा है। DGP, IG सब मौके पे हैं, वो आए हैं, बॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। हमको प्रोफेशनल तरीके से कार्य करना होगा। किसने कराया, क्यों कराया, क्या कराया, कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो सब बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। वो तो जब सब पूरा ट्रेस होगा ओरिजिन तो सब पता एडवांस पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, अभी तक तहकीक नहीं है। जरा रुक जाइए, आप बहुत देर बोल रही है। आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि तहकीक होनी चाहिए, बताना चाहिए कौन है इसके पीछे, लेकिन आपके जो जितने भी पैनलिस्ट हैं वो थ्रू आउट पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, ISI पे इल्जाम लगा रहे हैं। इरशाद अहमद, सुन लीजिए, थोड़ी सी तकरीरें दूसरों की भी सुननी चाहिए। सुन लीजिए इरशाद भाई, थोड़ा सुन लीजिए। इनको तमीज थोड़ी है बात करने की। अरविंद जी, तमीज की क्या बात है? मैं सच बता रहा हूँ कि आपके साथी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। इरशाद अहमद, बोलने दो, तुम्हारे को जवाब देते हैं इसके बाद। इरशाद अहमद, सुनिए। अरविंद सर, सूद सर, मैं आ रहा हूँ। अरविंद सर, इसमें बाकायदा सर्च ऑपरेशन चल रहा है
जो प्रोफेशनल तरीके से JNK की पुलिस कार्य करेगी, CCTV कवरेज जो हैं, जो उनके जगह जगह के उनके फुटेज हैं, उन सब का मिलान करके मोटरसाइकिल पे देखा गया था, कौन सी मोटरसाइकिल है, क्या नंबर है, वो सब ट्रेस हो जाता है, कॉल्स ट्रेस हो जाती हैं, डिजिटल प्रिंट ये लोग छोड़ते हैं पीछे, वो पहलगाम में भी सब ट्रेस हो गया था। उसके बाद हम बात करें और जो करना है वो कोई पब्लिकली कोई अनाउंस करके सिक्योरिटी फोर्सेस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करेगी। पहले जो JNK है वहाँ पे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बड़ा मजबूत हुआ है पहले के कंपैरेटिवली। आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद से मजबूती से काम चल रहा है। वहाँ के लोग भी अब सहयोग कर रहे हैं, उनकी भी समझ में आ गया है कि इससे कोई फायदा नहीं है जो आतंकवाद वहाँ पे पनप रहा था। इस समय काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ रही है ग्रेजुअली, और अगर आप JNK का देखें और एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका देखें, आपको जो डिफरेंस है वो साफ नज़र आएगा। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो टेररिस्ट क्राइम हुआ है उसको लग के आउट करना चाहिए। उसमें सारे जितने हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, वो लगें और हमें इसका शीघ्र से शीघ्र बदला लेना चाहिए। हो सकता है एक ना हो, एक आया हो, सपोर्ट में इसके और रहे हों, वो सब ट्रेस हो जाएगा और जल्दी ही आपको इसके बारे में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी खबर मिलेगी। सब DGP का मौके पे जाना, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सिन्हा, उनका इस संबंध में इंस्ट्रक्शंस इशू करना, वो सब मायने रखता है और गंभीर घटना है। एक जवान शहीद हुआ है और उसकी कुर्बानी जो है वो खाली नहीं जानी चाहिए। इसके लिए कार्रवाइयाँ होंगी और ऑपरेशंस चल रहे हैं, JNK में चल रहे हैं। कभी कभी सेटबैक होता है, कभी कभी बहुत सक्सेस मिलती है, सक्सेस भी मिल रही है लगातार, कभी कभी सेटबैक भी मिलता है। ये समय अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, इसलिए उसके भी जो अरेंजमेंट्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। किस नीयत से आया था, किस नीयत से ये फायरिंग करी, क्या कोई मैसेज देना चाहते थे इसके पीछे, ये सब पूरी छानबीन इसमें चल रही है और इसमें सारी एजेंसीज लगी हुई हैं और मैं समझता हूँ बहुत ही शीघ्र इसमें कामयाबी मिलेगी। किससे बदला लेना चाहते हैं आप? मारा किसी ने है, आपस की लड़ाई में आप कह रहे हैं किससे बदला लेना चाहते हैं आप? पहले मुजरिम तो पकड़िए, पहले कातिल पकड़िए, पहले तहकीक कीजिए, उसके बाद बदला लीजिए, उनको सजाएं दीजिए। जो लोग ये कत्ल गारत करते हैं उनको सजाएं दीजिए, ना कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाइए। आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने से बाज आ जाइए। सिर्फ ये कीजिए कि जिसने मारा, जो कातिल है उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए, उसके आकाओं को मारिए। कर्नल संजीत, मैं आता हूं। इरशाद भाई मैं आपके पास आता हूं। आई गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड। कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको लगता है इट्स अ हाई टाइम कि हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रिटेलिएशन प्रोसेस में थोड़ी तब्दीली लाएं, और क्या थोड़ा और सख्ती करने की ज़रूरत है? क्योंकि बातचीत के ज़रिए कोई समझा नहीं, समझाइश बहुत हो गई, कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी बहुत हो गई। क्या अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने का वक्त आ गया है? उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो करिश्मेटिक एक्शन भारत ने लिया था, क्या अब वक्त आ गया है कि अब थोड़े स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाए, थोड़ी सख्ती दिखाई जाए? बिल्कुल अमित जी, सब इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं जरा इरशाद अहमद खान साहब को जरा कुछ याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इनके साथ मैं कई दफे आया हूं पैनल डिस्कशन के ऊपर, और इनकी तारीफ में है कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाओ तो क्वेश्चन का जवाब ना दे के सीधे भारत के ऊपर आ जाते हैं। या तो इनके पास जवाब नहीं होता, या ये जवाब को सुनना नहीं चाहते, या जवाब देना नहीं चाहते। अब ये बार बार जो है राग गाते हैं, बूंदी का ये गाते हैं, तो ये डाइवर्ट कर देते हैं उसको, जिससे पैनल का जो डिस्कशन है, जो हम है एक डिस्कशन करना चाहते हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मुल्क में नहीं हो रहा है आपके ये सब कुछ? मैंने गलत बात की है? मैंने गलत बात की है सर? क्या मैंने झूठ बोला है? क्या आपके हिंदुस्तान में बच्चे बच्चियों को नहीं मारा जा रहा है? क्या राहुल गांधी और उसकी बहन को घसीटा नहीं गया सड़क पे? ठीक है, क्या जुल्म नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में? इरशाद अहमद सुन लेते हैं। इरशाद मैं आपके पास आऊंगा। इरशाद आई विल कम टू यू। हम भारत की राजनीति डिस्कस नहीं कर रहे हैं इरशाद साहब। वी आर नॉट डिस्कसिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हियर इन माय डिबेट। इल्जाम लगाए आप, मैंने गलत बात की है तो मुझे इरशाद साहब सुनिए, यहाँ भारत की राजनीति को डिस्कस नहीं कर रहे। इरशाद नो नो, इरशाद अहमद नो, वी आर नॉट डिस्कसिंग इंडियन पॉलिटिक्स हियर।
प्लीज। नहीं, मैंने कोई गलत बात की है? आपके पास आता हूं, मैं आता हूं आपके मैंने पास। आपसे कहा कि कर्नल साहब की बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने क्या कर्नल साहब की, बात आप जब की? बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोले। He was listening to you very अब मुझे patiently. मौका दिया Just बोलने give him a का, time मुझे to बोलने respond दो on your आप। thing. Colonel साहब, please go ahead. Then Colonel साहब। then you can go ahead and then you can speak whatever you want to speak against me or against India, against Modi ji, whatever you want to do. So the point is कि every time ये इशाद भाई जो है ये हमेशा डाइवर्ट कर देते हैं। अब इन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए कि जी वहां पे बच्चों के साथ उनके साथ ये किया। क्या पीओजेके में जो हो रहा है, क्या बलूचिस्तान में हो रहा है, उससे ज्यादा हुआ या उससे कम हुआ? इस चीज का आप जवाब दो। नंबर 1, आपने तो पीओजेके में लोगों को मार दिया, यहाँ मारा तो नहीं ना किसी को। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हो, जो नेहरू फैमिली कह रहे हो जी, नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी, उनको जो आप सड़क से घसीटा किसी को नहीं गया। जब आदमी एक सड़क पे लेट जाएगा और वहां से जो है उनको हटाया जाएगा तो उनको उठा के ले जाया जाएगा, घसीटा किसी ने नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरा, आप जो है इस चीज की बड़ी दलील दे रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ा प्यार आ रहा है। थोड़ा प्यार जुल्फिकार अली भुट्टो से भी कर लिया होता, जिसको फांसी पे लटका दिया आपने। उसके बाद थोड़ा जो है प्यार इमरान खान से भी कर लेते, जो कि जेल में पड़ा हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कोई जेल में नहीं है, सब बाहर गए, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे। केजरीवाल साहब गए थे, बाहर आ गए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हार गए। तो ये जो है ना बार बार जो ये इसी घिसी पिटी जो चीजें आप बताते हो ना, उसको जो है प्लीज आप बंद करो। लेट्स हैव ए हेल्दी डिस्कशन। और उसके बाद जो आपने जो बोलना आप बोलिए। अच्छा, अब जो मैं आपके अमित जी आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। आई फुली एग्री विद यू कि ये जो हमारी बहुत दिन से सॉफ्ट पॉलिसी चल रही थी, ऑल्दो हमने थोड़ा उसको हार्ड पॉलिसी के रूप में बदलना शुरू किया है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तब से हमने उरी किया, तब से हमने बालाकोट किया, तब से हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया। तो ये जो है धीरे धीरे के ग्रेजुएट करके हम वी आर मूविंग फ्रॉम सॉफ्ट पॉलिसी टू हार्ड पॉलिसी विच वी शुड डू इट। क्योंकि ये जो है सुधरने जैसा जो है नवीन साहब ने भी, एनके सूद साहब ने भी कहा है कि ये सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि इनके लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए भारत इंपॉर्टेंट है कि भारत को किस तरीके से अनस्टेबल किया जाए। उसकी जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ की इनको बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इनकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर भी रही है तो 2-3% से कर रही है। और भारत की इकोनॉमी इंस्पाइट ऑफ द वॉर गोइंग इन मिडिल ईस्ट 7.7% से ग्रो कर रही है। तो इनको वो प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को ये जो है और हमारे लिए बढ़ाने के लिए ये टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर से अगर इनको कश्मीरियों से इतना प्यार होता तो पीओजेके में जो है इतने 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। रावलकोट में जो ईदगाह है, साहब इनकी पुलिस ने 100 लोगों को मारा है, वहां पर गोलियां चलाई हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ। ये क्या बात करेंगे? पीओके में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है खाने के लिए, बैठ के यहाँ पे राजनीति की बातें कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। सारी सच्चाई का ठेका तो पाकिस्तान ने ले रखा है। पाकिस्तान है ही सच्चा पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान नहीं है जी। ठीक है सूद सर, पीओके में बच्चे बूढ़े जवानों पर लाठियां गोलियां चल रही हैं, वो दिखाई नहीं देता इनको। हमारे यहाँ कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर रहे थे, उनको पुलिस ने हैंडल किया तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी जी सड़क पे लेटे हुए थे तो उनको उठाकर पुलिस ले गई, उसके लिए कह रहे घसीटा गया। अपने यहाँ इमरान खान साहब को किस तरह से सत्ता से हटाया, किस तरह जेल में उनको सड़ा रहे हैं, उसका ख्याल इनको नहीं आ रहा है। किस तरह से शिया सुन्नी पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं है, फ्यूल नहीं है, उसकी चिंता नहीं हो रही है। भारत के मुकाबले आपकी इकोनॉमी पैरों के नीचे भी नहीं आती। हमारे यहाँ मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मेरे चैनल की जो जीडीपी है ना, उतने में पूरा पाकिस्तान खाना खा रहा होगा। भारत से क्या तुलना कर रहे हैं आप? जितने मुसलमान पाकिस्तान में, उससे ज्यादा मुसलमान हमारे एक राज्य उत्तर प्रदेश में है। कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान की, भारत से तुलना नहीं की जा सकती किसी चीज में नहीं। थोड़ा डेटा पढ़िए लिखिए इरशाद भाई, तो आपको समझ में आएगा। अभी आपके कर्नल साहब कह रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूं इरशाद भाई, आपके पास आ रहा हूं। सूद साहब आ रहा हूं, इरशाद भाई आ रहा हूं। हाँ, मैं इरशाद भाई को एक छोटी सी बात और बता दूं। आज जो पीओके में हो रहा है, वहां पे रोटी नहीं जा रही, वहां पे दवाइयां बैन कर दी गई हैं, वहां पे गोलियां चलाई जा रही। और दूसरी बात को बता दूं, पीओके के लोग कह रहे हैं हम इंडिया से मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं हमारे में पाकिस्तान ने कब्जा किया। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना हमारा कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड किया जाता है 40,000 करोड़, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं खर्च किया जाता इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर।
पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात तो छोड़िए, अभी पाकिस्तान ने यूएस से कहा मुझे तो $10 बिलियन दे दो, यूएई से कहा मुझे, सऊदी से कहा मुझे $3 बिलियन दे दो। भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है और उंगलियां हिंदुस्तान पे उठाते हैं। देखिए शाद भाई, डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और पुलिस तब उस पर अटैक करती है, पत्थर या डंडे मारती है जब पुलिस से पत्थर मारता है। यहाँ पे गोलियां नहीं चलाई जाती। बता दिए कि एक भी आदमी मरा हो गोली के अंदर, आपके पीओके के अंदर कई सौ लोग मर गए, आपके बलूचिस्तान के अंदर लोगों को उठाया जाता है और उनको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। आज 85% एरिया बलूचिस्तान का बलूचियों के कंट्रोल के अंदर है और आज पाकिस्तान के अंदर हर एक शहर के अंदर वहां पे टेरर अटैक होते हैं, बम अटैक होते हैं। और ये रीजन इसका मेन है कि पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की आर्मी सुनती किसी की नहीं है, सिर्फ पंजाबियों का भला सोचती है। और देखिए आज हमने पहले पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की। जब पीएम मोदी आए तो आपके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उनसे बातचीत की और नवाज शरीफ से बातचीत समझी भी। पीएम मोदी पाकिस्तान के अंदर विजिट किए 2015 दिसंबर में। उसके बाद जनवरी के अंदर 2016 में पठानकोट पे एयर स्ट्राइक कर दी गई, टेरर स्ट्राइक कर दी गई। पीएम मोदी ने कहा आइए बातचीत करिए, फिर ढूंढिए के साथ में स्ट्राइक किए, पाकिस्तान मुकर गया। फिर इन्होंने उरी अटैक कर दिया तो हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उरी अटैक के बाद इन्होंने फिर पुलवामा अटैक कर दिया, तो उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक कर दी जिसके अंदर 300 मिलिटेंट को मारा। जब उसके बाद पहलगाम अटैक किया तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर दी और आज भी पाकिस्तान का पानी रुक रहा है। कभी वहां फ्लड आएंगे, कोई भी डाटा इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करते। ये हमने एक डिसीजन लिया है और अभी तो हमारा साफ डिसीजन है। साथ में इंडिया ने जब टेरर ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए। किसी ने नहीं बताया कितने मिलिटेंट मारे गए। 400 मिलिटेंट मारे गए पाकिस्तान के। वो ना पाकिस्तान बोला ना हिंदुस्तान बोला, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के हमने 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 उनके आर्मी कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान डिसेबल हो गया तो पाकिस्तान ने कहा बात कर लो, तो हमने बातचीत कर ली और वहां पे वार को रोक दिया, क्योंकि हम वार आगे लेके जाना नहीं चाहते थे। आज पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा है टेरर अटैक करने की और हमारी आर्मी इस टाइम पे अलर्ट पे है। हमारी इस टाइम पे जो हमें धमकी दे रहे थे पाकिस्तानी कि हम तुम्हारे पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तुम्हारे हाथ काट देंगे, तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। आज हमारी सबमरीन है आपके वाटर के पास और बहुत जल्दी पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा इस टेरर अटैक का भी। और पाकिस्तान के जो यहाँ पे झूठे हमसे अटैक किए जा रहे थे, ठीक है सूद साहब, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। ये तस्वीरें, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। हेड कांस्टेबल साहब को आखिरी विदाई दी जा रही है। हेड कांस्टेबल आशिक जो शहीद हुए हैं आतंकवादी हमले में, उनका परिवार वहां पर पहुंचा है। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, वहां पर तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर वहां पर है। उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनका भाई वहां तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आज सुबह 12:30 बजे आतंकवादी हमले में हेड कांस्टेबल साहब शहीद हो गए और ये देखिए उनको आखिरी विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको अनंतनाग से दिखा रहे हैं और देखिए वहां पर किस तरह से एक परिवार ने बेटा, पति और भाई खो दिया। और यही तो सबसे बड़ा दुख है। इरशाद अहमद, ये तस्वीरें जब हम देखते हैं, चाहे वो सेना पाकिस्तान की हो या भारत की हो, तकलीफ होती है जब सैनिक मरता है तो। देखिए, हम तो बिल्कुल हमेशा अफसोस करते हैं और बड़ा दुख की बात होती है जब कोई शहीद होता है, कोई फौजी, वो दुनिया में किसी भी मुल्क का हो, वो बेटा होता है किसी माँ का, किसी का भाई होता है, किसी का बाप होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं आपसे अर्ज यही कर रहा था, मुसलसल ये आपके पैनलिस्ट इल्जाम लगा रहे थे पाकिस्तान पे, मैं मुसलसल यही कह रहा था पहले तहकीक कीजिए, दुश्मन को पकड़िए, किसने कत्ल किया उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए, उसके आकाओं को सजा दीजिए, उसको मारिए, ना कि इल्जाम लगा के पाकिस्तान वाला जो मकबूजा कश्मीर में बैठ के चूरन चटनी बेचते हैं आप, वो बंद कीजिए। जब तक ये बंद नहीं करेंगे, जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, जब तक यही होता रहेगा। देखें, अभी आपके पैनलिस्ट कह रहे थे हमने इमरान खान को जेल में डालो हुआ है, हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। देखिए, बात यह है कि आप और आपके मुल्क में कुछ नहीं हुआ। आपने तो लाइव मारा है इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को धमाके में मरवाया। आप कौन लोग हैं? आप क्यों तस्लीम नहीं करते अपनी गलतियां जो जुल्म करते हैं? और फिर दूसरी बात कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में लोग मरते हैं, मरवाता कौन है? उसके पीछे हाथ किसका है? क्या मैं अपने भाई को आप मारूंगा? नहीं मारूंगा। आप लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मेरे मुल्क में धमाके, मेरे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी है हिंदुस्तान करवाता है, कभी काबुल के रास्ते से करवाता है, कभी कहीं से करवाते हैं। जितने बॉर्डर आपके करीब लगते हैं वहां से आप दहशतगर्दी करवाते हैं। हम मुसलसल आपको रोक रहे हैं, हम मुसलसल आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम मुसलसल आपको कहते हैं कि आओ मिलके खित्ते में अमल लाएं, लेकिन आप नहीं बाज आते। आप हमेशा इल्जाम लगाते हैं और हमले करते हैं और दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। हमने कभी आप पे इल्जाम नहीं लगाता।
हमने कभी आप पे इल्जाम नहीं लगाया। हम अभी तो लगा दहशतगर्दों को मारते हैं, दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं, दहशतगर्दों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जी, आपको भी यही समझाते हैं कि आप इस दहशतगर्दी से बाज आ जाइए, इस दहशतगर्दाना सोच से बाज आ जाइए। आज आपके मुल्क का वो हाल है जो आज से 1 साल इरशाद भाई पहले देखिए, बांग्लादेश का हुआ भारत था। बहुत और सक्षम अभी है। आप इसका खमियाजा हमको भुगतेंगे। अफगानिस्तान के जरिए, बलूचिस्तान के जरिए आप पर हमले नहीं कराने, हमारे पास बहुत काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नहीं, कश्मीर आपको का कोई काम नहीं है डेवलपमेंट, सिवाय आर्मी का पाकिस्तान के इल्जाम डेवलपमेंट, लगाने। एजुकेशन सेक्टर पे हम काम अब तो कर रहे आपके हैं, लोग हम कह अपने रहे हैं कि इंफ्रा आप को डेवलप कर रहे पाकिस्तान से शुरू हैं। करते हैं और पाकिस्तान पे खत्म करते हैं। 500 ग्राम के पाकिस्तान के लिए हमको बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का सहारा लेने की जरूरत नहीं खुदा है। की कसम, जिस दिन मन पाकिस्तान करेगा इतना घुस के बड़ा मुल्क मारेंगे, है, 500 जिस दिन ग्राम मन नहीं करेगा है। घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन बालाकोट किया, सिंदूर में समझाया हम ऑपरेशन कितने बड़े सिंदूर मुल्क हैं। किया, उरी का ऑपरेशन जवाब लिया। सिंदूर में हमने हमें समझाया किसी कि को हम क्या प्रॉक्सी कर की सकते तरह हैं। इस्तेमाल नहीं करना है। ऑपरेशन सिंदूर में सबक बलूची दिया विद्रोही आपको कि क्यों हम मार कितना रहे हैं? बड़ा क्योंकि मुल्क आपने है। बलूचिस्तान को बर्बाद ऑपरेशन कर दिया। सिंदूर में मैंने बताया तहरीके आपको कि हम तालिबान कितना आपको बड़ा इसलिए मुल्क है। मार रहा है क्योंकि आप वहां के अवाम पर एयर स्ट्राइक करते ऐसा हैं। नहीं है। पीओके शो आपके करके खिलाफ इसलिए पाकिस्तान खड़ा है का क्योंकि नाम वहां नहीं पे खत्म खाना कर सकते पानी आप। राशन कुछ आप नहीं देते हैं। भारत तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना हमारे अच्छा पास खाते ऑलरेडी पीते बहुत हैं। जिम्मेदारियां अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। कर्नल साहब जरा इनको बताइए, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का सहारा लेंगे इनके लिए। आपकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान अरे की तरफ क्या देखने बात आप। कर रहे हैं इरशाद आपकी साहब। जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ इरशाद अमित साहब, जी, कर्नल इनको साहब, बोलने दो थोड़ा, सबक तब मैं सिखाया इनको आपको कि बताऊंगा। दोबारा ना नहीं हाँ। याद करेंगे आप। कर्नल साहब। हाँ जी, हाँ। देखिए इरशाद भाई, आप जो कह रहे हो बिल्कुल, दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए, लेकिन जो हमको आप जो है शिक्षा दे रहे हो, जो हमको ज्ञान बांट रहे हो, ये ज्ञान थोड़ा सा आप जो है अपने जो आपके जो वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब हैं, या क्योंकि आजकल जो सरकार, आप तो खामखा के नेता बैठे हुए हैं, आपके शहबाज शरीफ भी खामखा पे पेपर टाइगर बैठे हुए। एक्चुअली सरकार तो जो है मुनीर साहब चला रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर आता है ईरान का, वो मुनीर साहब से मिलता है। वहां के जो जेडी वैंस आते हैं वो मुनीर साहब से मिलते हैं। आप वो तो सिर्फ अपना एक चेहरा दिखाने के लिए घूम रहे हैं, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जो ज्ञान आप बांट रहे हो, ये अपने जो सेना के जो जनरल्स हैं, जिनको सिवाय कुछ करने के लिए उनको सिर्फ